कि अगर आपकी पढ़ने की सच में इच्छा है, ललक है, तो आपको ये सवाल ही नहीं रहेगा। जो बच्चा ये सवाल पूछता है कि मैं कितने घंटे पढ़ूँ मेरा आईआईटी क्रैक हो जाएगा, और फॉर 99.9% स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक दे नीड अ बुक। आप अपनी कोचिंग का मटेरियल ढंग से कर दोगे, आप ऑल इंडिया 1500 तक रैंक आराम से ला सकते। ट्रस्ट इन योर मॉड्यूल, ट्रस्ट इन योर टीचर्स, एंड दैट शुड बी इनफ। हज़ारों लोग, लाखों लोग अब तक ये सिस्टम फॉलो करके रैंक निकाल रहे हैं, तो आप क्यों कुछ स्पेशल करना चाह रहे हो? When you came back after giving your exam, आपको कितने लेवल तक ये पता चल गया था कि शायद आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हैं? Hey guys, this is Kriti Sharma. Welcome back to my channel Creative Learning. Today we have a very special guest with us, Kalpit sir. He was the first person जिन्होंने 360 by 360 स्कोर किया था and he got AIR 1 in 2017. एक रिकॉर्ड के साथ साथ एक ड्रीम भी फुलफिल किया to get into IIT Bombay. So thank you so much first of all for giving us your time. और मेरे स्टूडेंट्स को आपसे बहुत हेल्पफुल इंसाइट्स मिलने वाली है बिकॉज आई एम अ पर्सन, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट डिलीवर हो। तो दिस इज़ व्हाट वर्ल्ड नोज अबाउट यू। कल्पित वीरवाल एज 2017 AIR 1 360 by 360, जो मतलब एक अनइमेजिनेबल चीज़ लगती है। बट कुड यू शेयर कि अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को नहीं पता, या व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, जिससे हम सब आपके बारे में और अच्छी चीज़ें जान पाएँ? So I'll give a brief description of my journey. तो मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। पापा मम्मी मेरे दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। पापा नर्स हैं और मम्मी मेरी टीचर हैं। एक ब्रदर भी हैं जिन्होंने अपनी अभी ही इज़ अ डॉक्टर, सो MBBS उन्होंने भी एम्स से की है, MD भी एम्स से की है, और ही इज़ वर्किंग राइट नाउ एज अ डॉक्टर इन न्यूक्लियर मेडिसिन। तो बचपन से ही पढ़ाई का इन्वायरमेंट था एक घर पे। पापा एक छोटे से गाँव से थे एंड हम शहर आए, फिर थोड़ा हमने पढ़ाई में इंटरेस्ट था बचपन से ही, एंड आई यूज्ड टू बी द स्कूल टॉपर। तो धीरे धीरे वही इंटरेस्ट बढ़ता गया, आगे की चीज़ें मैं पढ़ता था, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स वगैरह दिए 9वीं में, 7वीं 8वीं में, और पता चला कि एक अच्छा पोटेंशियल है नेशनल लेवल पे परफॉर्म वगैरह करने का। तो इनमें भी अब बहुत सारी कहानियाँ हैं छोटी छोटी, जिनके बारे में मैंने अपने चैनल वगैरह पे बात की हुई है। तो धीरे धीरे वही सिलसिला चला, पढ़ाई करते गए, और 12th में JEE में अच्छी रैंक अपनी आई, और IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मैंने लिया फिर। तो वहाँ पे मेरी डिग्री 4 साल की थी, बट मैंने 3.5 साल में ही कंप्लीट कर ली थी वो डिग्री, क्योंकि मेरा जो कोर्स वर्क था वो पहले ही हो गया था, तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन होता है। तो सेकेंड ईयर तक आते आते मैंने अपना यूट्यूब पे शुरू कर दिया था, और मैंने अपनी फर्स्ट जो कंपनी है एकेडबूस्ट नाम करके, जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे हमारे कोर्सेज भी रहते हैं और वहाँ पे फ्री कंटेंट भी रहता है। तो JEE के लिए हमारे वहाँ पे फ्री नोट्स वगैरह भी रहते हैं, जिसमें पूरा JEE का आपको 11th-12th का शॉर्ट नोट्स वगैरह तीनों सब्जेक्ट का मिल जाता है। अच्छा, इट्स फॉर फ्री? या ये नोट्स पूरी तरह से फ्री हैं। तो आई थिंक यूल हैव द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट। तो वहाँ पे आपको हमारे काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज भी मिल जाएंगे फॉर JEE प्रिपरेशन एंड फॉर नीट एंड ऑल्सो इट्स देयर। एंड आपको वहाँ पे नोट्स भी हैं पूरे, जो पूरी तरह से फ्री हैं। तो आई थिंक नोट्स तो एवरीवन शुड चेक आउट, बिकॉज बहुत अच्छे, एंड आई लिटरली क्रिएटेड देम माई सेल्फ। तो एक तो ये कि आप नोट्स पढ़ रहे हो, एक ही अच्छे आपको क्वालिटी के नोट्स मिल रहे हैं, काफ़ी प्रूवन, राइट। तो वो मेरा फर्स्ट वेंचर था जो मैंने शुरू किया कॉलेज में, एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने प्लेसमेंट्स में भी मैं नहीं बैठा, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा उसका सेल्स वगैरह उस समय था, एंड प्लेसमेंट का उस समय मुझे नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप ही परस्यू किया, एंड मैंने अपनी डिग्री भी जल्दी कंप्लीट कर ली, ताकि मैं इस पर पूरा अपन फोकस कर। फिर इस पर स्केलिंग अपन ने चालू की, और फिर 2022 एंड ऑनवर्ड्स अपन और सेक्टर्स में घुसे। राइट नाउ वी आर ऑल्सो इनटू इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग। तो ये सब करके हमारी कंपनी में 4-5 रेवेन्यू सोर्सेज है। एजुकेशनल कंपनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, और अभी इसी पे फोकस है अपना कि हम इसको कैसे एक बड़ा ग्रोथ कर सके, और इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे मैक्सिमम इम्पैक्ट कर पाए। ओके, सो मोस्टली यही मेरा करेंट काम रहता है। ग्रेट। सो एक चीज़ होती है, लाइक हर एक स्टूडेंट से जो भी IITian बनना चाहता है, उसका आई थिंक पहला ड्रीम है टू गेट इनटू IIT बॉम्बे। और उसका एक बहुत मेजर फैसिनेशन ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स IITian बनते हैं ना, दे आर इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड बाय जर्नी जो एक IITian लीड करता है। जिस लेवल का इनकम सोर्स वो बनाता है, जिस लेवल की कंपनीज़ के साथ या जिस लेवल की नेटवर्किंग के साथ वो उठता बैठता है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस IIT बॉम्बे का? मतलब आपने वहाँ पे 3.5 years स्पेंड किए, आपका क्या एक्सपीरियंस था IIT बॉम्बे में, एंड डू यू फाइंड योरसेल्फ लकी टू बी पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन? सो IITs का जो एक्सपीरियंस है, कई लोगों को लगता है कि IITs के अंदर
टीचिंग या इनमें कोई मैजिक है। देखिए आईआईटीज़ में टीचिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छे लेवल की है, हमारे कई सारे प्रोफेसर्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड वहाँ भी पढ़ा चुके हैं, दैट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको मिलती है आईआईटी से, वो है एक आपका पीयर ग्रुप, और दूसरा जो आपका एलुमनाई नेटवर्क है, वो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एक तो है कि आप किसी नॉर्मल कॉलेज में तो आपके साथ सब तरह के स्टूडेंट्स देखिए होते हैं, ठीक है, कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है, कोई नहीं भी है ना। लेकिन आईआईटी में जो बच्चे जा रहे हैं उसमें जो लास्ट वाला बच्चा होगा वो भी जेईई एडवांस में 2000-2500 रैंक लेके आया है, जो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हर एक बच्चा इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट होता है, क्योंकि सबने जेईई एडवांस तो क्रैक किया ही है ना, भले कैसे भी किया हो, दे आर ऑल स्मार्ट पीपल। तो वहाँ पे आपका पीयर ग्रुप काफ़ी टैलेंटेड होता है, ठीक है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, और आपको कुछ साइंस में ऐसा कुछ अच्छा करना है, आपको इंजीनियरिंग में, वहाँ पे बहुत आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाता है, ओके। साथ ही में आपके एलुमनाई है। अब एलुमनाई, अब फॉर एग्जांपल मैं एक आईआईटीज़ के एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप में हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे हर एक बंदे की, किसी की यूएस में लिस्टेड कंपनी है, किसी की फाइनेंस में बड़ी कंपनी है, किसी की कंसल्टिंग में बड़ी कंपनी है, किसी की क्या है, किसी ने क्या, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, तो एवरीवन इज टैलेंटेड इन दैट ग्रुप एज वेल। सब के सब वहाँ पे भी बहुत बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो एक नेटवर्क आपको मिलता है, एक जो एक्सेस मिलता है, आप मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए दुनिया की, आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में जाइए, आप किसी भी कंपनी में जाइए, आपको वहाँ पे एक बंदा मिल जाएगा कि आईआईटी बॉम्बे का है, आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी खड़गपुर का, हर जगह आपको एक बंदा मिनिमम मिल जाएगा। तो वो एक कनेक्ट, जो डोर ओपनिंग वाला फैक्टर है, वो आई थिंक आईआईटी का सबसे बियॉन्ड एनीथिंग एल्स है। एंड ये चीज़ें मुझे कैंपस में पता नहीं चली थी। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था तो मैं मेरा देखो स्टार्टिंग से मन था कि यार मैं अपना कुछ बिजनेस ही करना चाहता हूँ। आप अगर मेरे यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ देखेंगे ना, जब जेईई का मेरा रिजल्ट आया था, तो आप सर्च करिएगा कल्पित तिरवाल इंटरव्यू करके, तो आई थिंक एनडीटीवी का कोई इंटरव्यू था शायद, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहोगे। तो मैंने उसमें बोला कि मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहूँगा। तो मेरा था पहले से ही कि खुद का कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगता था यार कि यार आईआईटी में यूजुअली जब मैं गया था तब वहाँ पे सब लोगों का केवल पढ़ाई और ग्रेड्स और प्लेसमेंट, इन पे ही ज़्यादा फोकस था। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स अ बैड थिंग, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस वो नहीं था। तो मुझे पहले इनिशियली लगता था यार आईआईटी में तो सब यही लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा आगे चल के देखेंगे, आप 5 साल बाद 10 साल बाद ग्रेजुएट्स को देखेंगे आईआईटी के, तो आप देखेंगे सब लोग अलग अलग सेक्टर्स में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स सब लोग एक जॉब से शुरू करते हैं मोस्टली, क्योंकि ज़्यादातर लोग आईआईटीज़ में काफ़ी मिडिल क्लास सिंपल फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए इतना रिस्क टेकिंग पॉसिबल नहीं भी होता है ना। अब आई वॉज अ बिट लकी यहाँ पे कि मेरा अच्छा इस्टेब्लिश कॉलेज में ही हो गया था, बट कई लोगों के साथ नहीं होता है, बिजनेस टेक्स टाइम। या सो आई गॉट अ बिट लकी हियर कि मेरा कॉलेज में अच्छा इस्टेब्लिश हो गया था, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह आ गई थी। लेकिन कई लोगों को 5, 6, 10 साल लगते हैं बिजनेस में अच्छा इस्टेब्लिश होने में, तो वो अनलेस आपके पास सेफ्टी नेट्स और कनेक्ट्स हैं जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में मिलते हैं, नहीं हो पाता। इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं करते थे ये सब चीज़ें, सब लोग प्लेसमेंट्स और इनके ही करते थे। तो मुझे थोड़ा सा तब ऐसा लगता था अरे यार आईआईटी में क्या मतलब है, ये सब लोग वही कर रहे हैं। बट थोड़ा आगे जाके मुझे अब पता चल रहा है, धीरे धीरे मैं ग्रेजुएट हुआ, 2-3 साल हो गए, अब लग रहा है यार कि भाई आईआईटी जाने से कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ कनेक्ट्स और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखिए एक आईआईटी जाने से ना कोई कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे जब आप अपने छोटे शहर में थे या कोटा में थे या ऐसी कहीं जगह पे थे, तो वहाँ पे आपको कौन आपसे कम्पीट कर रहा था? आप अपने नेबर से खुद को कंपेयर कर रहे थे। कोई छोटा मोटा कोई बच्चा हो गया, वो आपको चिढ़ा रहा है, उससे कम्पीट कर, छोटी मोटी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं मिंगल्ड हैं। जबकि आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपको हर हफ्ते कभी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ रहा है फेस्ट में, कभी कोई बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट आ रहा है, कभी कोई मिनिस्टर आ रहा है, तो आपको ना फिर आपकी विजन बहुत एक्सपेंड होती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस वाला जो फैक्टर है। इवन जैसे मैं भी जब पहले था तो मैं भी अपने आप को एक छोटे लेवल पर ही कम्पीट करता था। अब मैं ऐसे सोचता हूँ यार कि अच्छा एक बार अपन रैंक 1 ला चुके हैं, तो अब हमें नेटवर्थ में भी रैंक 1 होना है, इंडिया में बिजनेस में भी रैंक 1 होना है। तो ये भी एक सोच रहती है। और अब मैं जैसे देखता हूँ मेरे आईआईटी के जो ये सीनियर्स वगैरह है, एलुमनाई वगैरह हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, तो उनसे लगता है यार कि भाई अपन को भी एक समय इस लेवल पर पहुँचना है। तो वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक विजन, वो एक नेटवर्क जो आईआईटी से मिलता है, आई थिंक वो सबसे प्रेशियस चीज़ है आईआईटी में जाने की। सो मैंने खुद भी पर्सनली बहुत बच्चे देखे हैं और आईआईटी का एलुमनाई नेटवर्क इतना वाइड है। इफ़ यू सी कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई ना कोई आईआईटीएन या आईआईएम से बैठा ही बैठा है। डेफिनेटली जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कोई मेजर एडटेक है, कोई भी मेजर कंपनीज है, लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट एडटेक, उसके अलावा भी आईआईएम और आईआईटी के बच्चे हर जगह होते हैं एंड यू आर प्रिविलेज्ड इन दिस सेंस। अब फॉर एग्जाम्पल एक आईआईटी ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ एक्शंस भी होते हैं।
सो व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई? आपको जब लगा कि नहीं भाई मुझे वो लाइफ लीड करनी है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट इन टू IIT बॉम्बे, और दैट टू विद रैंक 1, और उसमें भी यू मेड अ रिकॉर्ड, यू मेड अ हिस्ट्री बाय स्कोरिंग 360 आउट ऑफ 360. मतलब क्या मोटिवेशन था एंड हाउ डिड यू डू दैट एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर जेई? तो सबसे पहले एक चीज़ आपको समझनी होगी कि कोई भी व्यक्ति जब किसी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करता है वो कभी भी ऐसे सोच के नहीं घुसता है कि मेरे को तो ये चीज़ एग्जैक्टली अचीव करनी है. इट्स जस्ट अ रिजल्ट ऑफ कि आप किसी चीज़ में बेस्ट प्रैक्टिस करते गए, यू केप्ट ऑन बिकमिंग बेटर एंड यू अचीव दैट थिंग. तो मेरे साथ भी मोस्टली वैसे ही था. तो पढ़ने का तो मुझे बचपन से ही शौक था, मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था. लाइक मैं अपने बड़े ब्रदर की बुक्स कई बार ऐसे ही उठा के पढ़ लेता था. तो कई बार समझ में नहीं भी आता था, कई बार आता था. तो ऐसे धीरे धीरे करते, जैसे मुझे याद है मैं जब 7th में था तब मैंने एक बार 9th की बुक उठाई थी, और वो काइनेमेटिक्स वगैरह नहीं होता है, V=U+AT, तो वो मैंने पढ़ा. तो मेरे को समझ में आया, मैं सोचा हाँ यार सही है, V=U+AT होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कुछ इसमें स्पेशल तो है नहीं. तो कई बार ना अपन अपनी लिमिटेशंस में बंधे होते हैं कि अब ये किसने कहा है कि 8वीं की किताब में जो है वो 8वीं का बच्चा ही पढ़ सकता है, 9वीं में जो है वो किसने कहा है, वो किसी व्यक्ति ने बस जो किताब डिजाइन करा तो उसने कहा है. ऐसे कोई लिमिटेशन ह्यूमन ब्रेन में थोड़ी है. तो मैंने उस समय ऐसे ही पढ़नी चालू कर दी, समझ में आया. अब कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई, लेकिन उनको परसीवियर करते गए और बेटर होते गए. तो ऐसे करके मैं आगे की किताबें बहुत सारी पढ़ता रहता था बचपन में, जब मैं छोटा था तब से. तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें अपनी पहले ही कवर हो गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मे बी 11th-12th की जैसे H.C. वर्मा एक बुक आती है, वो मैंने मोस्टली 9th में ही कर ली थी, 70-80%. अगेन कोई ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत स्पेशल कुछ किया था, बस पढ़ते गए, जो चीज़ समझ में नहीं आई वापस पढ़ा करते गए और हो गया. क्योंकि यही है जीवन में, देखिए यही है कि आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, आप 5 बार करें 10 बार करें, हो जाएंगे आपसे. तो बस थोड़ा पढ़ने का शौक था, पहले से चीज़ें पढ़ रखी थी, तो जेई प्रेप आसान हो गई. और 11th-12th में मैं ऐसे कोई एम नहीं कर रहा था कि भाई अच्छा जेई एडवांस, मतलब कोचिंग बिल्कुल मैंने ज्वाइन की हुई थी, लेकिन इतना मेरा कोई पैशन नहीं था जेई को लेकर. मैं बस पढ़ता था, मुझे चीज़ें पसंद थी. अब कई चीज़ें तो मैंने जेई के सिलेबस के बाहर की भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ. मैंने एक जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम करके एक है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, ठीक है. तो मैंने स्पेशल रिलेटिविटी थोड़ी बहुत 11th में पढ़ी थी, ऐसे ही शौक में. वो जेई सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, वो कॉलेज में आप पढ़ते हो. मैंने ऐसे ही शौक में पढ़ी. और आप यकीन मानिएगा, जेई मेन 2017 का जो पेपर है जिसमें मेरी रैंक 1 आई थी और फुल मार्क्स आए थे, उसमें क्वेश्चन वहाँ से आ गया था. सबने कहा था ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो मैंने कर लिया था क्योंकि मैंने वो पढ़ा था. तो अगर वो मैंने नहीं पढ़ा होता तो मेरी रैंक देखिए वो मार्क्स नहीं आते. तो कई बार एक्स्ट्रा पढ़ना या एक्स्ट्रा मेहनत करना वो आपको कई बार हेल्प कर जाता है. और मुझे लगता है मेरी रैंक उसी वजह से कहीं ना कहीं आई है कि मैं इतना अटैच नहीं था उस रिजल्ट को लेकर. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप अगर किसी चीज़ को पैशनेटली करते हैं, क्योंकि मुझे तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मुझे पैशनेटली इंटरेस्ट था, तो मैं खुद ही ऐसे पढ़ता था उनको. ऐसे एम नहीं था कि भाई अच्छा अपन तो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो वहाँ पे मुझे लगता है मुझे एडवांटेज मिला. लेकिन फिर भी अगर मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूँ तो एक कोचिंग मेरी 11th-12th की डेफिनेटली थी. और लेकिन मेरा ध्यान जेई प्रेप पे पूरी तरह से जो फोकस्ड ध्यान होता है कि भाई यार जेई पे ही अपन पूरी तरह से फोकस्ड हैं, वो मैंने कहीं ना कहीं 12th में सबसे ज़्यादा दिया था. कि 12th में अपन पूरी तरह से जेई पर फोकस थे कि यार जेई में अच्छी रैंक लानी है, उसके लिए बिल्कुल पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें याद कर रहे हैं. बट 11th के एंड या इवन 12th की स्टार्टिंग तक मैं जस्ट फॉर अ नॉलेज या फन पर्पस पढ़ता था, और मुझे उसका काफ़ी एडवांटेज हुआ आगे चल के जेई में. ट्रू. एक ना बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन है, लाइक कि अगर मुझे IIT बॉम्बे में बैठना है या मेरे को IIT दिल्ली में जाना है, मेरे को जेई में अच्छा रैंक लेके आना है, एडवांस में अच्छा रैंक लेके आना है, उनके दिमाग में एक ये चीज़ है कि हमें उठ के या तो कोटा जाना पड़ेगा या तो हमें घर से दूर जाके पढ़ना पड़ेगा. उनको ऐसा लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रह कर के पढ़ नहीं सकते. ये बहुत चीज़ें तरीके दिमाग में आते हैं. ऑनलाइन कोचिंग भी कर ले, ऑफलाइन कोचिंग भी कर ले, या हमें तो बस जाना ही पड़ेगा कोटा, उसके बिना हम क्रैक ही नहीं कर सकते एग्जाम. ऐसा परसेप्शन बच्चे के दिमाग में बिल्ड हो गया है. और समवेयर मुझे लगता है कि वो उसको एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करता है अपने पेपर को ना निकालने के लिए. फॉर इंस्टेंस अगर एक बच्चा कोटा नहीं गया और उसका पेपर नहीं निकला, तो वो उसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करता है अपने पेरेंट्स के आगे, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर इन कोटा, आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक माई एग्जाम. सो आपका जो ये जेई जर्नी है, ये कहाँ पे आपने, वेयर डिड यू प्रिपेयर फॉर योर जेई मेंस, ताकि बच्चों को भी पता चल सके इस चीज़ के बारे में. तो मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन उदयपुर से ही की थी. कोटा में गया था केवल, मेरा जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद रिजल्ट का सेलिब्रेशन होता है, उसके लिए मैं गया था कोटा. बाकी कोटा में हमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है. उदयपुर से ही मैंने पढ़ाई की. हालांकि कोचिंग थी एक प्रॉपर, और कोचिंग मुझे लगता है सबको ज्वाइन करनी चाहिए. ऑफलाइन कोचिंग इज़ द बेस्ट वे. मेरा खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं कहता हूँ ऑफलाइन कोचिंग इज ऑलवेज द बेस्ट. ऑनलाइन कैन बी अ सप्लीमेंट फॉर इट. जैसे आपको हमने जो नोट्स बताया वो आप फॉर रिवीजन या फॉर पढ़ने के लिए, या कोर्सेज भी आप एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज रिवीजन, एज बैकलॉग बिल्कुल यूज़ करें. लेकिन एक ऑफलाइन जो कनेक्ट होता है टीचर के साथ, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है.
और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आप कोटा जाएँ या आप किसी बड़े शहर में जाएँ। अगर आपके शहर में या आपके शहर के पास में कोई अच्छा डिसेंट कोचिंग है जहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, IITians निकल चुके हैं पहले, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेनली ऑफलाइन में दो चीज़ें, एक तो टीचर के साथ पर्सनल कनेक्ट और एक स्टूडेंट्स का कंपटीशन वाला इन्वायरमेंट और एक पीयर ग्रुप, ये दो चीज़ें चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें ऑनलाइन में नहीं मिलती हैं। और रैंक 99% बच्चे पर होती है, 1% प्लेटफॉर्म या टीचर या कोचिंग का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर कोचिंग की वजह से रैंक आती तो जो टॉप कोचिंग का टॉप बैच है उसमें सब बच्चों की रैंक 1 आ जाती है, 1 to 50 सब एक ही बच्चे हो जाते हैं। जो भी इंडिया का बेस्ट टीचर उनको बैठा दो तीनों को, बेस्ट रैंक आ गई सब बच्चों की। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब आपकी मेहनत पर है। आप अगर मेहनती स्टूडेंट हैं, आप अगर इंटेलिजेंट हैं, आप अगर एफर्ट डालते हैं जो रिक्वायर्ड है, देन यू कैन गेट अ रैंक 1 इन एनी प्लेस। यू कैन गेट इट फ्रॉम योर होम टाउन, यू कैन गेट इट इन अ वेरी स्मॉल विलेज ऑल्सो। और अगर नहीं है, आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे, आपकी रैंक नहीं आने वाली है। वही बोलते हैं ना, डेडिकेशन इज़ द की। कुछ करने के लिए चाह होती है ना, तो फिर आपको कुछ दिखता नहीं, आपको बस उतना रास्ता दिखता है कि मैं यहाँ से इतना कैसे जाऊँ, फिर वहाँ से उसके एक कदम आगे कैसे जाऊँ, वो फिर 100 कदम नहीं सोचता है, वो अपने आप चलते चले जाता है। दिस इज बिल्कुल एक मतलब हाउ यू यूज टू मैनेज योर स्केड्यूल। मतलब एक होता है ना, स्कूल भी जा रहे हैं, देन कोचिंग भी है और खुद से भी पढ़ना है, तो आपका सेल्फ स्टडी का कितना रूटीन था कि मेरे को इतने घंटे तो सेल्फ स्टडी करना ही करना है? या फिर कई बार ट्यूशन से मॉड्यूल्स आ जाते हैं, कोचिंग से मॉड्यूल्स आ जाते हैं, मॉक्स आ जाते हैं, तो वो पूरा प्रिपेयर करना, मेरे को लगता है कि जिस बच्चे ने ये कोड क्रैक कर लिया ना, वो समवेयर इंक्लाइंड हो जाता है, उसके पास टाइम बच जाता है। अभी सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन क्या है? ट्यूशन वालों को भी आपका टाइम चाहिए, कोचिंग वाले भी आपका टाइम मांग रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी आपका टाइम मांग रहे हैं, यूट्यूब पे तो टीचर्स मांग ही रहे आपका टाइम। तो सब एवरीबडी इज कम्पीटिंग फॉर एक स्टूडेंट के टाइम के लिए। तो एक स्टूडेंट अपना टाइम कैसे बनाए सेल्फ स्टडी करने के लिए, या आपने कितने घंटा सेल्फ स्टडी किया था अपने जेईई के लिए? तो मेरा ये मानना है कि आपका प्राइमरी मटेरियल एक होना चाहिए और एक आप सेकेंडरी मटेरियल रख सकते हैं फॉर रेफरेंस फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ठीक है, ये आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि एक आपका कोई कोचिंग है ऑफलाइन, वो मेन मटेरियल है जहाँ पे आपकी जो मॉड्यूल या शीट्स मिलती है वो आप कर रहे हैं, और एक और आपने कोई ऑनलाइन कोर्स या कुछ ऑनलाइन चले लिया हुआ है जस्ट इन केस कोई क्लास मिस हो गई, रिपीट देखना है। मुझे लगता है ये कॉम्बो एक बेटर है। 50 जगह का जाके करना कि ट्यूशन भी चल रही है, स्कूल, फिर कोचिंग, फिर ऑनलाइन, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। आई थिंक वो एक मिक्सचर बन जाता है अजीब सा, उससे कोई फ़ायदा किसी का नहीं है। मैनेज कैसे करना है, तो देखिए अगर आपकी पढ़ने की सच में इच्छा है, ललक है, तो आप कोई सवाल ही नहीं रहेगा। जो बच्चा ये सवाल पूछता है कि मैं कितने घंटे पढ़ूँ मेरा IIT क्रैक हो जाएगा, आप देखिए कितने बच्चे इनमें से निकालते हैं एग्जाम। क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, उसको पढ़ना, उसको अच्छा लग रहा है पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो पढ़े जा रहा है, उसको काम है वो किए जा रहे हैं। वो ऐसे सोच नहीं रहा है कि भाई अच्छा इतने घंटे पढ़ लिया, चलो मेरा काम हो गया, अब हमें नहीं पढ़ना, चलो आज किताब बंद करते हैं, कुछ और खेलते हैं। नहीं, तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ क्वेश्चन। आपको जितना पढ़ पा रहे हो कंफर्टेबली, अगेन खुद को ऐसे स्ट्रेन नहीं करना है। जैसे मैंने कई लोग की ये भी आदत देखी है कि दिन में 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं, सोते होते हैं नहीं, ये बच्चे भी कभी सेलेक्ट नहीं होते। क्योंकि आपकी अगर आप में वो रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस टैलेंट है, तो आप 10-12 घंटे पढ़ के मैक्सिमम बता रहा हूँ ये मैं, जब एग्जाम टाइम है, दैट्स इनफ। बाकी आप दिन का अगर 8 से 10 घंटे मेरे हिसाब से लगा रहे हो कोचिंग को मिला के, चलो ठीक है मंडे को जैसे 4 घंटे कोचिंग है तो 4 घंटे आपने खुद से पढ़ लिया या 5 घंटे खुद से पढ़ लिया, दैट्स इट। ठीक है, संडे को चलो 8-9 घंटे पर खुद से पढ़ने बैठ गए, बाकी टाइम आप खेलो भी, आप कूदो भी, फिजिक का भी ध्यान रखो, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखो, मेंटल फिटनेस का ध्यान रखो, सो अच्छे से, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कई बच्चे 4 घंटे सोते हैं, अब 4 घंटे आप सोओगे तो आप कितना भी पढ़ लो, दिमाग में फिट ही नहीं होंगी चीज़ें, आप पूरे टाइम ड्राउजी रहोगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। अपनी पूरी लाइफ को जेई बना लेना, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। मैंने तो वो नहीं किया था एंड रैंक आ गई थी, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। शेड्यूल आपका मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कोचिंग का मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि फॉर 99.9% स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक दे नीड अ बुक। आप अपनी कोचिंग का मटेरियल ढंग से कर दोगे, आप ऑल इंडिया 1500 तक रैंक आराम से ला सकते हो। वो तो केवल एक्सपीरियंस क्वेश्चंस है ना, वो सारी चीज़ें। अभी आजकल के बच्चे का पता माइंडसेट क्या है, कोचिंग मॉड्यूल देगा, अरे यार कोचिंग ने मॉड्यूल्स दे दिया, वो तुम्हारे लिए दिया, तुम गए इसलिए हो ना कोचिंग पे, व्हाई डिड यू गो टू कोचिंग? आप कोचिंग गए, आपको मॉड्यूल्स मिले, और जब बच्चे को मॉड्यूल्स मिलते हैं ना, मैं मेजरली देखती हूँ बच्चे का माइंडसेट है, अरे यार मुझे कोचिंग वाले ने मॉड्यूल्स दे दिया, तो भाई तुम क्या करने गए हो कोचिंग में जब तुम्हें मॉड्यूल्स जेन्युइनली सॉल्व नहीं करने हैं? तो ये भी एक रीज़न है कि वो बस ट्यूशन, उसको कोचिंग का एक फैसिनेशन चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन कोचिंग जो गाइड कर रहा है वो उसको करना नहीं है। उसे छोड़ के वो अलग अलग 200 गाइडेंस लेने को तैयार है। बट एक होता है ना, वो ट्रस्ट होता है एक बहुत बड़ा। अगर आप किसी को ट्रस्ट करोगे ना आंख बंद करके, तो वो एक भरोसा ही आपको कहीं से कहीं ले जाता है। तो वही एक अच्छा पॉइंट आपने मुझे बताया। यस, तो जस्ट ट्रस्ट योर सिस्टम व्हाटएवर इट इज, ट्रस्ट इन योर मॉड्यूल, ट्रस्ट इन योर टीचर्स, एंड दैट शुड बी इनफ।
हज़ारों लोग, लाखों लोग अब तक ये सिस्टम फॉलो करके रैंक निकाल रहे हैं, तो आप क्यों कुछ स्पेशल करना चाह रहे हो? बुक्स वगैरह या ऑनलाइन वगैरह ये सब है फॉर रेफरेंस, कि आपको समझ में नहीं आया तो चलो यहाँ से पढ़ लिया, या सब कुछ आ गया समझ में, सब कुछ कर लिया, फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल एडवांस बुक्स लगा सकते हैं। आई थिंक दैट्स द पर्पज ऑफ बुक्स। इट्स नॉट कि आप उसको मेन बना लिया और अपना जो मेन कोचिंग है उसको आप साइड कर लें। या एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कई बच्चों के अंदर ना ये हसल होता है कि मैं कौन सी बुक पढूं। आपके हिसाब से मतलब एक बच्चा अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ऑफ कोर्स यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि भाई आपको कोचिंग मॉड्यूल्स ही फॉलो करना है, बट इन केस अगर किसी बच्चे को कोई बुक चाहिए या रेफरेंस लेना भी है तो वो कौन कौन सी बुक्स ले सकता है, या क्या बुक्स आपने अपने टाइम में रेफर करी हो? ठीक है, तो पर्सनली मैंने कई सारी बुक्स ऐसी रेफ़र की थी जो जेई के लिए रिलेवेंट नहीं है, फॉरेन ऑथर्स वगैरह की बुक्स हैं। तो उनका तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चे ये समझते हैं मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ बुक, वो मैंने सॉल्व की थी फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या एक्स्ट्रा, चलो सब कुछ हो गया, आउट ऑफ पैशन या सब कुछ हो गया तो चलो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकालना है, जैसे वो रिलेटिविटी वाला क्वेश्चन है, हाँ वो सब आपको मिलेगा, लेकिन 99% मार्क्स उन सब के बिना भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो बुक्स का मैं मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन उन पर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, अगर कोई फिर भी देखना चाहता हो आप सर्च कर लेना, कल्पित तीरवाल बुक्स ऐसे करके यूट्यूब को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं जेई के लिए रिलेवेंट बुक्स की बात करूँ तो सबसे पहली बुक्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ, पहली तो है आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी और आपका कोचिंग का ही मॉड्यूल, क्योंकि ये सब और लोग पता है यही दोनों नहीं करते हैं। एनसीईआरटी को तो बच्चे ऐसे देखते हैं कि अच्छा ये तो है ही नहीं कुछ, ये तो कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी आप देखिए हर टॉपर रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी, कोई कारण से करता है ना। अब यहाँ पे भी लोग ये समझते हैं कि हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि हम नहीं चाहते वो टॉपर बन जाए। भाई कोई ना कोई तो टॉप करेगा ना हर साल, तो मेरे को क्या मिल जाएगा आपको उल्टा बोल के, राइट? सो एनसीईआरटी पढ़ो, उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है और कई सारे सवाल एनसीईआरटी से आते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके बाद आई थिंक एचसी वर्मा इज़ अ रियली गुड बुक फॉर फिजिक्स। वो जेई के लिए नहीं बनी है, बट वो 95% जेई से बिल्कुल मैच वाली बुक है, ठीक है? उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, और वो ऐसी बुक है जो अगर किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, आप उसको डेडिकेटेड पढ़ना चालू करो, आपको समझ में आने लग जाएगी। और एडवांस्ड के लिए आई रोडो इज़ अ गुड बुक फॉर फिजिक्स। थोड़ी हार्ड है, बट अगर आप एडवांस में बहुत ही अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, मतलब आपको टॉप 100 फिनिश चाहिए, मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली आई रोडो सॉल्व करनी चाहिए। इसके अलावा ओलंपियाड्स के पेपर्स हो गए, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड के पेपर, यू हैव ऑलरेडी गिवन दैट एग्जाम। या वो भी एग्जाम्स, हाँ वो एग्जाम्स मैंने 11th में ही कंप्लीट कर लिए थे वो एग्जाम्स। तो ये जो पेपर्स हैं ये एडवांस से भी थोड़ा हार्ड रहते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा मैथ्स में एक बुक आती है ए दास गुप्ता, वो भी काफ़ी हार्ड बुक है, फॉर जेई एडवांस लेवल वो रहेगी। मैंने मेनली ये बुक्स की थी जेई के लिए। केमिस्ट्री में देयर इज़ अ बुक कॉल्ड सोलोमॉन्स, जो MS चौहान सर के साथ आई थिंक कोलैब में एक बुक है, सोलोमॉन्स नाम करके, वो भी एक अच्छी बुक है। इनऑर्गेनिक में देयर इज दिस बुक कॉल्ड जेडीली, बट थोड़ी सी एक्सेसिव है, मुझे नहीं लगता वो जेई के लिए उतने रिलेवेंट है, बट कोई बच्चा चाहे कर सकता है। एक पी बहादुर नाम करके एक बुक आती है फॉर प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वो आप एक कर सकते हैं। और मेनली यही बुक्स हैं। अगेन अगर आप इन बुक्स पे ध्यान देंगे, ये बुक्स नेसेसरीली जेई के लिए बनी हुई नहीं है, या फिर इनसे जेई का सिलेबस नेसेसरीली कंप्लीट पूरा नहीं होगा, लेकिन आपने अगर अपना कोचिंग का मॉड्यूल कर लिया है, उसके बाद आप इन बुक्स को करिए, आप एक नेक्स्ट लेवल एस्पिरेंट बनेंगे, जिसकी टॉप 100 फिनिश, टॉप 200 फिनिश डेफिनेट आएगी। अगर आपने ये सारी बुक्स विथ योर कोचिंग मॉड्यूल, विथ योर एनसीईआरटी की है, डेफिनेटली आई कैन इवन गारंटी दैट ऑन पेपर कि सॉल्व ऑल दिस बुक्स यू विल गेट अ रैंक 500 और लेस। आई ट्राई टू मेंशन ऑल द की पॉइंट्स। जो भी बुक्स बताई है मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन पे कहीं से लिंक डाल दूँ, या फिर जो भी बुक्स बताइए मैं डिस्क्रिप्शन पे एक बार उसको नेम कर दूँ फॉर यू, कि आप उससे देख सकते हैं। और अगर समवन बहुत एक्सपीरियंस्ड आपको बोल रहा है तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली रिकमेंड दोज बुक्स, यू शुड डेफिनेटली स्टडी दोज बुक्स, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। एक चीज़ मेरे को पूछनी है कि बच्चों को सब्जेक्ट वाइज भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर इंस्टेंस किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री वीक है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है या मैथ्स खराब है, केमिस्ट्री, तो इस केस में एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बच्चा क्या फॉलो कर सकता है? तो सबसे पहली चीज़ मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स में मुझे लगता है बच्चे स्ट्रगल करते हैं प्रैक्टिस के मामले में। कई बच्चे फॉर्मूला समझ लेते हैं, प्रूफ समझ लेते हैं किसी चीज़ का, उनको लगता है मैं आ गई, लेकिन जेई में क्या होगा, आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कई बार आएगा एडवांस में, जो आप तभी कर पाएंगे जब आपने इनफ प्रैक्टिस किए ऑफ हार्ड क्वेश्चंस। ऐसा भी नहीं सिंपल क्वेश्चन चलो एनसीईआरटी पे बना ली हो गया, नहीं, वो एक स्टार्ट है। मॉड्यूल इज ऑल्सो जस्ट अ स्टार्ट। आपको फिर जेई एडवांस के PYQs करने, हो सके तो मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन भी बनाओ, ए दास गुप्ता सॉल्व करो, तो वहाँ पे वो इनफ प्रैक्टिस आपको मिलेगी। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा मैथ्स में आप प्रोफिशिएंट हो, क्योंकि
जेई एडवांस जेई मेन इज़ नॉट लाइक कि क्लास 10th बोर्ड्स है कि अच्छा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है बस ये आएगा, उसमें कुछ भी आएगा रैंडम, ठीक है। तो वो आप नहीं, अगर आपको फेस करना आता है उस तरह का तो आपसे नहीं होगा वो। सो फॉर दैट प्रैक्टिस इज नीडेड। मैथ्स में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट रिविजन। आपने जितना ज़्यादा इनऑर्गेनिक रिवाइज किया, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे रिएक्शंस बाद में आते हैं, और 50 से 100 रिएक्शन हो जाते हैं केमिस्ट्री में जेई एडवांस के सिलेबस के खत्म होते तक। और वो अगर आपको मतलब अगर आपने प्रैक्टिस की है इनफ, आपने इनफ बार रिवाइज किया है तो वो एकदम ऐसे ऐसे होता है। लेकिन अगर नहीं किया तो आपसे एक चीज़ समझ में आपको नहीं आएगी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज अ लॉट इन केमिस्ट्री। दैट वुड बी वन कीवर्ड। एंड फिजिक्स में अगर हम बात करें, फिजिक्स में आई थिंक हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग एक फंडामेंटल लेवल पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जैसे मैकेनिक्स में कई बच्चे अटकते हैं 11th में, तो वो क्यों अटकते हैं? क्योंकि उन्होंने उसको एक फॉर्मूला या मैथ्स की तरह देख लिया है। आपको उस चीज़ को विजुअलाइज करना है कि अच्छा रोलिंग हो रही है, क्यों हो रही है, यहाँ पे हमने क्यों इस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह क्यों कंसिडर किया या नहीं किया है, या क्यों यहाँ पे ये चीज़ अज्यूम की जा रही है, क्यों नहीं की जा रही है, क्यों यहाँ पे ये वाला कंजर्वेशन लॉ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप कॉन्सेप्चुअली अगर समझ गए तो फिजिक्स आसानी है। लोग समझते नहीं, लोग उसको एज अ मैथ्स लेते हैं, वहाँ पे आई थिंक लोग स्ट्रगल करते हैं। सो इसीलिए जो मैंने HC वर्मा बुक सजेस्ट की है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसमें बिल्कुल एज एट अ फंडामेंटल लेवल चीज़ें समझाई गई है। इवन मेरे कोर्सेज में भी मैंने पूरा कोशिश किया, जैसे आप मेरी ऐप पर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे कोर्सेज रहते हैं, तो उसमें फिजिक्स मतलब तीनों का कवरेज वैसे मैंने किया हुआ है, लेकिन फिजिक्स में स्पेशली मैंने हर चीज़ को ऐसे समझाया यार कि अगर किसी को जीरो नॉलेज है और वो शुरू कर रहा है, क्या आप उसको समझा सकते हो? आपको उस लेवल पे फंडामेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए। वो अगर आपने अचीव कर लिया फिजिक्स में, आई थिंक देन यू आर गोल्डन। तो 3 शब्द है, मैथ्स में प्रैक्टिस, केमिस्ट्री में रिवीजन और फिजिक्स में फंडामेंटल्स। आई थिंक ये अप्रोच सेंट्रल होनी चाहिए स्टूडेंट की प्रिपरेशन। और एक मैंने भी एक चीज़ नोटिस की है ना, बच्चों में होता क्या है, जब जेई के लिए बच्चा प्रिपेयर करता है ना, तो हर एक बच्चे का प्रिपरेशन एक स्टेट पे नहीं होता। फॉर इंस्टेंस एक बच्चे को बेसिक्स क्लियर है तो उसको हम थोड़ा ऊपर से भी पढ़ाएं, उसको समझ जाएगा। बट कई बच्चे ऐसे जिनके बेसिक से बिल्कुल साफ होते हैं, वो 9th में जब पढ़ रहे थे तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, 10th में भी नहीं दिया। जैसे 9th के काफ़ी बेसिक्स 11th में रिपीट होते हैं। तो वैसे ही जब हम जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बच्चा एक बहुत मेजर चीज़ भूल जाता है, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रिक्शन के, फोर्स के, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो फंडामेंटल्स बच्चा क्या नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है। तो गाड़ी को चलाने के लिए ना उसका मैकेनिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छोटे से छोटे नट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो बच्चे के दिमाग में ये भी बस मिसकंसेप्शन है कि वो बस फैसिनेट है कि मुझे कोई सोर्स ला के दे दो मैं पढ़ लूँगा, बट वो अपने अंदर नहीं देखते कि क्या मेरे बेसिक्स क्लियर है, मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ सकता हूँ या देख सकता हूँ, या जो मेरे ट्यूशन का मॉक आ रहा है या जिस लेवल की पढ़ाई मेरे ट्यूशन या कोचिंग में कराई जा रही है मैं उसको समझने लायक हूँ। तो उसके लिए मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जब भी आप किसी जर्नी में जा रहे हो उसका लेवल देखो। आप जब एक फ्री क्लास लेने जाते हो, डेमो क्लास, यू विल गेट टू नो कि क्या इन्वायरमेंट है, कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। जस्ट यू सेड कि आपने बेसिक से पढ़ाया, बट हर जगह उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। वो कोचिंग में जाएगा, मे बी उसका टीचर डायरेक्टली एक ऐसी चीज़ बता रहा है जो वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि बच्चे को आती है। यहाँ पे बच्चा फिर ट्यूशन से ही पीछे होता चले जाता है और उसके बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो बैकलॉग से डील करने का क्या तरीका हो सकता है? तो बैकलॉग्स का डील करने का सबसे पहला तरीका जो है कि आप आने ही मत दो, क्योंकि बैकलॉग्स क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है जेई में। ये कोई आपकी 11वीं 12वीं नहीं चल रही है बोर्ड एग्जाम की, अच्छा आप 2 महीने में पढ़ लिया, क्योंकि सिलेबस इतना हैवी है, इतना डेप्थ में और इतना स्पीड से चलता है कि इट्स वेरी हार्ड इवन फॉर अ वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जैसे इवन मेरी भी कभी कभी, जैसे एक बार मैं पूरी 11th 12th में एक बार बस छुट्टी ली थी, 11th में मैं बीमार हो गया था, 2 दिन में क्लास नहीं गया था, और वो 2 दिन में मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, मैं इतना सिलेबस छूट गया। तो समझना बहुत हार्ड होता है अगर एक बार चीज़ छूट गई। वो छुट्टी नहीं ली सीरियसली? 2 दिन ली थी बस, 11th में ली थी एक बार। स्कूल की कोचिंग की मतलब आपने सीरियसली बस एक छुट्टी ली है पूरे कोचिंग में? हाँ, और स्कूल में भी मेरा अटेंडेंस काफ़ी अच्छा रहा था। तो आपने अगर कोई चीज़ मिस कर दी तो वो कवर करना इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, तो पहले तो आने ही मत दो, लेकिन अगर चलो अब आ गई है तो क्या कर सकते हैं, तो उसका मैं बताता हूँ। तो पहला आपको क्लियर टारगेट सेट करना होगा कि अपना इतना सिलेबस लैकिंग है और इसको हमें इतनी डेडलाइन तक कवर करना है। पूरा प्रॉपर रिटर्न करके प्लान बनाना होगा और उसके लिए टाइम एलोकेट आपको करना पड़ेगा। जैसे संडेज़ को कर सकते हैं आप, आपके कोचिंग में कभी कभी ऑफ होता है, स्कूल में ऑफ होता है, दिवाली ब्रेक वगैरह ये सब ब्रेक्स होते हैं, ये बेस्ट टाइम होते हैं इन चीज़ों को करने के। और इस टाइम में ऐसे 50-50 मत करना कि चलो आज दिवाली ब्रेक है, आधे दिन मस्ती आधे दिन काम। दिवाली के दिन चलो ठीक है फोड़ लेना पटाखे, बट बाकी दिन यू आर सपोज टू कि पूरे दिन बैठ के पढ़ना है अच्छे से और सब कुछ जो बैकलॉग है क्लियर करना है। बेसिक लेवल पर बैकलॉग क्लियर कर लो, वो भी इनफ होता है। ठीक है, बैकलॉग क्लियर इनफ, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जेईई एडवांस से क्वेश्चन बनाने लग गए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया,
सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी के जेईई मेन के मॉड्यूल के होने लग गए, दैट्स इनफ, ठीक है। इनफैक्ट मेरा जो कोर्स है ना वो बना ही इसी चीज़ के लिए कि रिवीजन के लिए, बैकलॉग क्लियरिंग, उसमें सबसे सेंट्रल उसका पॉइंट ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बैकलॉग है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आप कम सिलेबस ही कवर करो, बैकलॉग क्लियर करनी है तो बहुत ज़्यादा एडवांस में जाने का बाद में टाइम मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल बच्चा करता है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसा आपने बात भी की थी, वो आपको पहले कवर करना है और वो रिलेटिवली ईजी है, दैट यू कैन कवर ऑन वीकेंड्स, हॉलीडेज एंड ऑल। एंड सोर्स आपको सिंपल रखना है, सिंपल सी चीज़ से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, नोट से पढ़ लिया, और मॉड्यूल की फर्स्ट एक्सरसाइज जो सिंपल होती है वो कर ली, दैट्स इनफ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है जेईई एडवांस के या बहुत ही डिफिकल्ट बुक्स लगाने की, जस्ट टू सिंपल स्टफ, मे बी थ्योरी नोट्स प्लस मे बी 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, दैट शुड बी इनफ फॉर एवरी टॉपिक। या एक चीज़ होती है रिविजन स्ट्रैटेजी। डजेंट मैटर हम कितना पढ़ लें, मैं आज 8 घंटा पढ़ लूँ, इफ़ माई रिविजन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ब्रेन भी साइंटिफिकली काम करता है, राइट, एक साइंस है। अगर हम रिविजन नहीं करते हैं, बच्चा क्या करता है, पढ़ता जाता है, लेकिन 1 महीने तक वो पढ़ ही रहा है एंड ही इज़ नॉट रिवाइजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स। तो हाउ टू डू इफेक्टिव रिविजन, या व्हाट वर योर स्ट्रैटेजीज रिवाइज करने के लिए कि भाई अगर आपने फॉर इंस्टेंस एक हफ्ते में एक चीज़ पढ़ी है तो वो आप इतने टाइम तक रिटेन कैसे कर पाए हो, बिकॉज एयर 1 लेके आ रहे हैं 360 आउट ऑफ 360, मतलब आपका एक भी कॉन्सेप्ट वीक नहीं था, दैट्स वाई यू वर एबल टू क्रैक दैट नंबर। तो पहले तो रिविजन कैसे करना चाहिए एक बच्चे को कि वो भी अफेक्टिवली अपने पढ़ी हुई चीज़ों को एग्जाम में परफॉर्म करके आ सके। तो देखिए, मेरे हिसाब से आप सारे जेईई टॉपर्स का अगर एक सर्वे करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही उनकी प्रिपरेशन में, वो मेनली रिवीजन का ही नाम लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों में देखिए कॉन्सेप्ट्स, अगर एक डिसेंटली डिसिप्लिन्ड बच्चा है, इंटेलिजेंट है, मेहनती है, वो कॉन्सेप्ट सारे समझ जाएगा। कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, टीचर्स धीरे धीरे 1-1 महीना 2-2 महीना लेके पढ़ाते हैं, कोई बहुत हार्ड चीज़ है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कॉन्सेप्ट्स, चलो 11th में आपने समझ लिया फर्स्ट चैप्टर, वेरी गुड, उसके बाद 50 चैप्टर और है 11th में, फिर 12th में और है, फिर सब कुछ वापस से पढ़ना है, उसके बीच में बोर्ड एग्जाम्स होंगे, जेईई मेन के लिए अलग पढ़ना है, एडवांस के लिए फिर वापस पढ़ना है, यहाँ पे बच्चा फंसता है। और यहाँ पे अगर आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने अगर नहीं किए चीज़ें कई बार, तो नहीं होगा। जैसे अभी मैंने रिसेंटली कल परसों में ही शायद एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बोला था 11th के बच्चों के लिए थी वो, 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, मैंने उसमें बोला था कि एक मैं सूत्र बता रहा हूँ, ये जिस बच्चे ने किया उसकी IIT सिलेक्शन गारंटीड। मैंने उसको बोला कि आपने अपनी जो भी मटेरियल है, अगर वो आपने 11th-12th में 5 बार बना लिया, देन यू आर डन, ठीक है। 5 बार मतलब यूँ नहीं कि बार बार सारे क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट टाइम में सारे करें, उसमें जो आपको हार्ड या अच्छे या आपको ऐसा लगे कि यार इससे कुछ सीखा है या ये वापस से देखना है क्वेश्चन, ऐसे 20 to 30% क्वेश्चन आप स्टार कर लीजिए, अगली बार आप उनको ही करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट 3rd टाइम में और कम करेंगे, क्योंकि तब आपके लिए और चीज़ें आसान बन गई होंगी। तो ऐसे अगर आपने 5 बार कर लिया है, 5 बार आपने हर एक टॉपिक मिनिमम, अब जो बहुत टॉपर्स होते हैं, मैं तो पता नहीं 10-15 बार किया होगा, लेकिन ऐसा भी है क्या? हाँ, मतलब बहुत बार रिवीजन बेसिकली करना है कि एक टॉपिक जैसे 11th का एक बार तो जब टीचर पढ़ा रहे तब हो गया, एक बार 11th में ही वापस से पढ़ लो किसी टेस्ट वगैरह के तहत, फिर 12th में एक बार और रिवाइज करना है, फिर जेईई मेन से पहले एक बार और आप पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, फिर जेईई एडवांस से पहले एक बार और करेंगे। तो ऐसे जितनी बार आप नोट्स को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा स्टार्टिंग से यू हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, यू कैन जस्ट रीड योर नोट्स अगेन, यू कैन मे बी सॉल्व द स्टार मार्क क्वेश्चंस अगेन, दैट्स इनफ। यू डोंट हैव टू वॉच द लेक्चर्स अगेन, यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग अगेन। ये मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी रहती थी और मैं यही रिकमेंड करूँगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, जब आप एग्ज़ाम देने गए, जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज योर रिएक्शन? दूसरा, व्हेन यू केम बैक आफ्टर गिविंग योर एग्जाम, आपको कितने लेवल तक ये पता चल गया था कि शायद आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हैं, या व्हाट वाज योर फीलिंग दैट टाइम व्हेन यू केम आफ्टर गिविंग योर एग्जाम? ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है, और मेरे लिए पर्सनली काफ़ी इंस्पायरिंग रहती है। मैं आज भी अगर मुझे कोई दुविधा होती है, मैं उस दिन को याद करता हूँ कि यार एक ऐसा दिन भी अपन ने बिताया हुआ है, क्योंकि वो दिन उतना अच्छा भी नहीं गया था जितना आप लोगों को लगता है। तो देखिए हुआ क्या था कि मैं जब कोचिंग में गया था, सॉरी मेरे एग्जाम सेंटर पे मैं गया था, आई थिंक BN कॉलेज उदयपुर में मेरा सेंटर था। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे मेरे टीचर्स वगैरह भी आए हुए थे, कोचिंग के बाहर खड़े हुए थे। तो उन्होंने तब बोला कि कल पे अच्छा ही करोगे, चिंता मत करो, कुछ आज अच्छा ही होगा। और मेरे एक सर ने फोटो भी ली मेरी साथ में, हालांकि मेरे पास अब वो फोटो है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। उन्हें फोटो भी ली कि आज चलो कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। तो मैं गया एग्जाम देने, तो एग्जाम मैंने दिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो जैसी आती है वैसी, मैथ्स मुझे थोड़ी पर्सनली लगी कि हार्डर आई थी, ठीक है। और उस समय ना 90 क्वेश्चन होते थे, अभी तो आई थिंक कम हो गए, और नेगेटिव भी सब में रहती थी, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैंने धीरे धीरे करने चालू किए। अब हुआ क्या कि क्वेश्चंस मैं बहुत स्लो कर रहा था, क्योंकि ना मेरे को गलत नहीं करना था क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्क होते बहुत गलत लगता है, तो मैं बहुत स्लो क्वेश्चन कर रहा था और बहुत कॉशियसली चल रहा था मैं।
तो धीरे धीरे करता गया और आधा पेपर का टाइम हुआ 1.5 घंटा। मैंने देखा यार मैं तो 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मैंने देख लिए थे लेकिन मैंने अटेम्प्ट कम किए थे, जबकि यूजली 1.5 घंटे तक मैं 60 क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं कोचिंग के टेस्ट में। तो मैंने सोचा यार अब तो नंबर नहीं आएंगे, जबकि मेरे कोचिंग वाले सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल्पित यार 320 330 तो आराम से ले आएगा, 360 में से मुझे एक्सपेक्टेशन वो लेवल की थी, ठीक है। और मेरे को तो लग रहा था यार 300 भी शायद नहीं आएंगे। हाँ आई नो 300 आउट ऑफ 360 इज अ वेरी गुड स्कोर, बट फ्रॉम व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस वर इट वाज लो। तो मेरे को तो बहुत बुरा लगा। फिर मैंने 1 मिनट के लिए अपना पेन रख दिया और मैंने अपनी आइज़ क्लोज की और मैंने अपने सारे चीज़ें जो मैंने अब तक की थी, क्योंकि उससे पहले भी मैं ऐसी सिचुएशंस में था जब मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इंडिया टॉपर एकदम से बन गया। उससे पहले भी जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल के अंदर ही मैं अच्छा मतलब मेरे को उदयपुर की कोचिंग में ही मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता था जब मैं 9th वगैरह में था। तो मैंने याद किया यार कि वहाँ से अपन जब एक समय उदयपुर में ही अपन 5वें-6ठे नंबर पे थे, वहाँ से उठ के जैसे NTSC में मेरी रैंक 1 आई थी 10th में, तो अपन वहाँ तक भी गए थे ना एक समय पर, तो अपन में पोटेंशियल बिल्कुल है, ठीक है। और मेरे सर ने भी मेरे को कहा था, एक्चुअली क्या था 12th का जो लास्ट पीरियड था ना उसमें मैं इतना रिवाइज वगैरह थोड़ा कम कर रहा था, थोड़ा मैं मस्ती के मूड में ज़्यादा आ गया था, ठीक है। तो मैंने अपने सर को भी एक दिन पहले बोला था कि यार सर कॉन्फिडेंट कम लग रहा है, थोड़ा पढ़ाई लास्ट में कम किया। तो मेरे सर ने भी बोला था यार कि कल्पित तुमने इतने सारे एग्जाम्स वगैरह निकाले हैं और इतने अच्छे तुम स्टूडेंट हो, तो एक दिन उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि यार सचिन अगर एक दिन टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करे ना, नेट प्रैक्टिस, वो फिर भी सेंचुरी मार सकता है। तो मैंने वो सब चीज़ें उस समय याद की कि यार अभी तक चलो ठीक है अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी आधा टाइम बचा है, इसमें अपन अपना बेस्ट देंगे। फिर मैंने अपनी आइज़ ओपन की, 1 मिनट तक मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया तब, और फिर मैं पेपर करता गया, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने बाकी 60 क्वेश्चन पहले देख लिए थे, ऐसा नहीं था, मतलब वो होता है स्किप करते हैं, ग्लिम्स किया था। तो अब मैं बस करता गया, मैंने कुछ नहीं देखा ना इधर ना उधर, और एग्जाम की घंटी बज रही थी तब मैं लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है। 10 मिनट लास्ट के बचे थे, मुझे याद है 4 क्वेश्चन में मुझे अभी भी कन्फ्यूजन था। फिर उसमें कुछ तो अपन ने सोचा यार कि चलो इसमें ये करते हैं, मतलब अपन ने कुछ किया, मतलब टैक्टिक्स नहीं थे, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते कुछ, लास्ट में कुछ हो नहीं रहे। और लास्ट में एक मैथ्स का क्वेश्चन मुझे याद है कि यार एक क्वेश्चन मेरे से बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो भी मेरे वो घंटे के बाद पेपर कलेक्ट करने वाले आते ना, तब ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन पेपर होता था। तो वो जब आई वो में से 3-4 सीट आ गई थी, मुझे याद है मुझे तब वो क्लिक हुआ यार ये चीज़ अपने की हुई है, और मैंने उसको लिटरली तब सर्कल किया, उसके जस्ट 1 सेकंड बाद मेरी शीट ले ली गई। तो मैं एग्जाम सेंटर से काफ़ी हैप्पी बाहर निकला कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। तो मेरे पापा मुझे बाहर लेने आए थे, उन्होंने पूछा कि कल पे कितना आएगा। मैंने बोला कि पापा 300 से 360 के बीच कितने भी आ सकते हैं, मैंने मजाक में बोला था वो कि 300 से 360 कितने भी आ सकते हैं, तो मैंने सारे अटेम्प्ट किए। ऐसा सोचता तो कोई भी नहीं है कि भाई 360 आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव ऑफ कोर्स होते हैं। और घर पे गए, आंसर की देखी तो 355 आ रहा था, ठीक है। अच्छा आपने एक कुछ मिस कर दिया उसमें? नहीं, एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन मेरा नेगेटिव हो रहा था, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक कुछ वर्डिंग का कुछ इशू था, ठीक है। तो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ वर्डिंग को लेके, तो मैं मतलब उसमें इंग्लिश थोड़ी इस तरह से लिखी थी, मुझे लगता है इसका आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश की ग्रामर कुछ इस तरह से, ऐसा एक क्वेश्चन था। ठीक है। अब मुझे याद तो नहीं रहा क्या क्वेश्चन था। तो उसमें कुछ कोचिंग कह रहे थे कि ये होना चाहिए, कुछ कोचिंग कहते ये होना चाहिए। मैंने बोला सर ग्रामर लगाओ इसमें, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश देखिए आपकी काम आती है। तो उन्होंने बोला कि कल्पित ये इतना कौन इंग्लिश सोचता है यार, क्या तुम फालतू बातें कर रहे हो, इस क्वेश्चन का यही पैटर्न। बोलो नहीं सर ग्रामर तो यही लिखी हुई है, ये होना चाहिए इसका। फिर फाइनली जेईई मेन के ऑफिशियल आंसर के उन्होंने मेरा वाला ही माना था, कोई कंट्रोवर्सी भी उसमें नहीं क्रिएट हुई, और अपने फुल मार्क्स आए थे। तो उस दिन तो बड़ा अच्छा लगा था। और रिजल्ट के दिन तो कुछ स्पेशल नहीं फील हुआ, क्योंकि तब तक ऑलरेडी अपन मन में सेलिब्रेट कर चुके थे। बट रिजल्ट के दिन भी काफ़ी चीफ मिनिस्टर वगैरह ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, काफ़ी मिनिस्टर्स के और बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आए थे, मीडिया एंड ऑल वर देयर। तो वो बहुत स्पेशल दिन था, मतलब मेरे फैमिली को भी काफ़ी प्राउड लगा, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट काफ़ी बड़ी मिली थी। तो ये थी उसकी स्टोरी थी हिस्ट्री वाली। पर्सनली मैं भी शेयर करूँगी कि उस टाइम पे आई वाज इन क्लास 11 और ये मेरे सीनियर थे, आई थिंक 12th में उस समय आप रहे होंगे जब जेईई मेंस अटेम्प्ट किया था। तो मैं जब स्कूल से घर गई थी ना उस दिन, तो एक हाइप होती है, मेरे कुछ टॉपर फ्रेंड्स थे, तो टॉपर्स का टॉपर सर्कल होता है, सबको जेईई निकालना होता है। तो एक हाइप आई कि कोई कल्पित वीरवाल करके इंसान है जिसने 360 में से 360 स्कोर कर लिया। तो ना हमारा अगले दिन फिजिक्स का टेस्ट था नॉर्मल सा, तो हम बोल रहे थे यार हम क्या है, हम एक फिजिक्स का टेस्ट नहीं कर पा रहे 30 नंबर का। अगला बंदा 360 में से 360 नंबर ले गया। यू इमेजिन, मतलब कहने को ना ये बहुत छोटी चीज़ लगती है, आपको कहना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे बहुत ईजिली बोल सकती हूँ, बट यू इमेजिन ना 360 आउट ऑफ 360 इट्स अ बिग डे। इवन जब कोई ऑनलाइन आंसर की आती है और वो सॉल्व भी करते हैं ना ऑनलाइन, तो वो भी 3-4 बार देखते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं है। तो वो करने के लिए आई बिलीव कि इंसान बहुत पहले से मेहनत करता है जो लोगों को नहीं दिखती है। वो सारी ना कर्टन होता है, जब आप थिएटर से पहले कर्टन लगा होता है,
तो फिर जब वो खुलता है तब पता चलता है कि पीछे बैक स्टेज क्या चल रहा था। तो आई होप यार सारे बच्चे बहुत इंस्पायर्ड होंगे आपकी जर्नी से, आपकी जो भी वैल्यूएबल इंसाइट्स थे, आपके जो नोट्स हैं, जो भी आपका सब कुछ ऐप लिंक है, एवरीथिंग आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं चाहती हूँ जो बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो आपको मिले, और इन्होंने इतनी हेल्प की आपकी इंसाइट्स के लिए, तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू सी हिज चैनल ऑल्सो, हिज पर्सनल गाइडेंस। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुझसे बेस्ट है किसी चीज़ में, इफ समवन इज बेस्ट epitome of that particular sector, I definitely want you people to take guidance from him. आपको लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पे चैनल का दे दूंगी और टाइटल में भी मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू टुडे, एंड होपफुली वील मीट अगेन। जब Sure. कोई बच्चा रैंक लेके आएगा तो डेफिनेटली मिलेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो Sure. मच, थैंक यू।